गुप्त सम्राट शासक न सिर्फ मीडिया, फिल्म और साहित्य का प्रयोग करते हैं, बल्कि ये शिक्षण प्रणाली, वाणिज्य, व्यापार और सहकारी तंत्र का भी प्रयोग करते हैं। क्या आपने गौर किया है? शासन प्रणाली खुद एक तंत्र यानी प्राचीन प्रणाली है जो अल्केमी के गहरे रहस्य से परिभाषित है। इसी संरचना द्वारा गुप्त सम्राट जनसामान्य को निरंतर विभाजित करते हैं और आधुनिक युग में इस विभाजन के तंत्र मंत्र का नया रूप है लिंग युद्ध। जैसा मैंने पहले बताया कि मध्यकाल और प्रारंभ समकाल पौरुष केंद्रीय समाज की उत्पत्ति और प्रभाव का केंद्र था और इसके कारण प्राचीन प्रणाली के विरासतों का नाश किया गया। परंतु आधुनिक युग भी सम्भ्रांतों के प्रयोग से अछूता नहीं है। इस कृत्रिम इतिहास के बल पर उन्होंने एक नई संरचना का निर्माण किया, जहां स्त्रियों को इस तथ्य पर विभाजित करने का कार्य शुरू हुआ है, जहां ये विचारधारा व्याप्त है कि स्त्रियां पुरुष से बेहतर, ऊपर और एकाकी महत्वपूर्ण यानी एकमात्र महत्वपूर्ण जीवन है। शिक्षा और प्रभाव को कृत्रिम रूप में स्त्री श्रेष्ठता का पैमाना बनाकर विभाजन की प्रक्रिया की गति बढ़ाई गई है। इसका मूल संरचना पर प्रभाव पड़ रहा है और अगर मूल संरचना में खंडन हुआ तो गुप्त सम्भ्रांत और ट्रांसह्यूमनिज्म का गहरा उद्देश्य और अतिशीघ्र रूप से पूर्ण हो पाएगा। अब ये सब बताने का तात्पर्य क्या है? सबसे पहले तो व्यर्थ के युद्ध का खात्मा करें, क्योंकि इसका भविष्य नहीं है। मैंने अभी तक जो भी बताया है उसका प्रयोग लिंग युद्ध के तथ्यों के लिए न सिर्फ वैज्ञानिक रूप में परंतु दार्शनिक रूप में भी बेकार है। विभाजित प्रकृति अब भी पौरुष और स्त्रैण सिद्धांत से ही भरी हुई है। पौरुष सिद्धांत बदलाव, गति, घूर्णन और नवीनता का जो ऊर्जा है उसका स्रोत है, परंतु स्त्रैण सिद्धांत स्थिरता, धैर्य, व्यापकता और संरक्षण की ऊर्जा का स्रोत है। कोई भी बड़ा छोटा कम ज़्यादा नहीं, एक को हटाया तो दूसरा स्वतः नष्ट हो जाएगा। ये सिद्धांत किसी एक शरीर का कैदी नहीं है और ये पौरुष केंद्रीय समाज का सिद्धांत भी नहीं है। प्रकृति के सिद्धांत को मनुष्य की परिभाषा का सेवक नहीं बनाना। इसके उलट प्राचीनों ने प्रकृति के गहरे शोध के बाद ऐसी परिभाषाएं दर्ज की जो इस बात को इंगित करती हैं कि ये सिद्धांत शरीर का कैदी नहीं। प्राचीन सिद्धांत किस रूप में प्रकृति द्वारा कार्य करता है, इसको देखने के लिए हमें थोड़ा जैव विज्ञान के बारे में भी जानना होगा। आनुवांशिक रूप में पुरुष लिंग और विविधता एक कारक है। पुरुष शरीर अपनी संरचना द्वारा पौरुष और स्त्रैण दोनों लिंग के आनुवांशिक सूचना का निर्माण करता है। फेमिनिज्म का हल्ला करने वाले ध्यान से सुने। पुरुष की आनुवांशिक सूचना के बिना नए जीवन का आधार असंभव है। पृथ्वी पर विविधता पौरुष आनुवांशिक सूचना XY के कारण है। अगर किसी चमत्कार द्वारा स्त्रियां बच्चा जन्म देने में सक्षम होती तो पृथ्वी में सबसे प्रथम स्त्री की मात्र प्रतिलिपियां ही रह जाती। दुनिया में 7 अरब स्त्रियां एक ही चरित्र, एक ही रूप और एक ही जीवन का व्यर्थ प्रतिलिपि होती। कारण है स्त्रैण आनुवांशिक सूचना जो बराबर समान प्रतिलिपि XX होती है। प्रकृति के बाकी सिद्धांत भी इसी नियम पर कायम है। संगीत के स्वरों में श्रृंखला की जो धुन है यानी ओवरटोन स्त्रैण सिद्धांत है और एक दूसरे की प्रतिलिपि होती है। धुन में अंतर का आधार यानी पिच पौरुष सिद्धांत है। पियानो में इसे काली चाबी के रूप में देखा जाता है। प्राचीन गणितज्ञ भी इस ज्ञान से वाकिफ थे। गणित में सम संख्या यानी 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि स्त्रैण और विषम संख्या 1, 3, 5, 7 इत्यादि पौरुष सिद्धांत हैं। 2, 4, 6 इत्यादि 2 की गुणनफल नियम द्वारा प्रतिलिपि बढ़ाती जाती है, परंतु 1 उपरांत 3, 5, 7 इत्यादि सम विषम के विलय यानी जोड़ द्वारा ही संभव है। जैसे 3, 1 और 2, 5, 4 और 1, 7, 3 और 4 इत्यादि जो सम विषम है उनके विलय द्वारा ही संभव है। इस जानकारी की प्राचीन समझ का ही नतीजा थी कि अल्केमी के प्राचीन ग्रंथ उस युग का दर्शन देते हैं जहां इस विभाजन ने मनुष्य जाति को टुकड़ों में बांट दिया। अरिस्टोफेनीस की प्रेम के मूल की व्याख्या में इसी ज्ञान के धारक प्रथम मनुष्य अल्केमी के सिद्धांत से वंशवृद्धि कर रहे थे। अब आते हैं भयावह भविष्य की ओर। मेरे इस तथ्य को बताने का तात्पर्य क्या है? ट्रांसह्यूमनिस्ट जिस भविष्य की कल्पना करते हैं वह अल्केमी के ग्रहण सिद्धांत के बल पर न सिर्फ विलय के उद्देश्य का दर्शन है, पर पहले बताए वर्जिन बर्थ उद्देश्य का भी दर्शन है। ऐसा स्थान जहाँ प्राकृतिक स्त्रियों
का आवश्यक रूप वैकल्पिक में बदलने की तैयारी है। अमेरिका के एक सैन्य शोध प्रयोगशाला और शायद ओकरिज नेशनल लेबोरेटरी यानी राष्ट्रीय प्रयोगशाला में कुछ ऐसी चिंताजनक तथ्यों पर शोध चला या शायद आज भी जारी है, जहां व्यक्ति विशेष के व्यवहार, चरित्र एवं संरचना पर बल दिया गया। ध्यान से सुने। कार्य हेतु हाथ का चुनाव यानी दायां या बायां हाथ पर बल देना। चित्रण एवं बदलाव के अनुसरण और प्रतिलिपियों की समझ की क्षमता यानी पैटर्न समझने की क्षमता। बाँह मोड़ने का चुनाव, संगीत की सटीक धुनों को सुनने की क्षमता, जीभ के मोड़ने की क्षमता, कान हिलाना, तंबाकू और दारू के सेवन का नशा इत्यादि के आनुवंशिक स्रोतों का अध्ययन समलैंगिक पुरुष के व्यवहार, चरित्र एवं अस्तित्व के तुलना में की गई। ये कुछ ऐसा खोज रहे थे जिसे उजागर करने का औजार प्राचीन अल्केमिस्ट के पास भी नहीं था, क्योंकि आनुवांशिकी विज्ञान यानी जेनेटिक्स का आधुनिक ज्ञान अब जाकर व्याप्त हुआ है और अब जाकर उसकी गहरी समझ वैज्ञानिक दुनिया में फैल रही है। शायद उन्होंने उस सूचना का स्रोत प्राप्त कर लिया है जो प्रथम द्विलिंगी एकीकृत विलय के प्राचीन सिद्धांत को साबित करता है, और यह उस सृष्टि के निर्माण में प्रयोग होने वाला है जो उस प्राचीन रूपक का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए करने हेतु इन लोगों को अधिकार दे देगा। मैंने जैसा पहले ही बताया कि कैसे मध्यकालीन युग में शोधकर्ता उभयलिंगी और द्विलिंगी इंसानों की उपस्थिति से असमंजस में पड़ गए थे, परंतु समलैंगिक पुरुष की शोध असमंजस के पार जा चुकी है और कुछ भयावह भविष्य का संकेत देती है। उभयलिंगी और द्विलिंगी सामाजिक रूप से उत्पीड़ित मनुष्य हैं जिनमें कुछ शारीरिक पीड़ा का भी भागी हैं। इन्हें दुर्भाग्यशाली कह देने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता। यह आनुवंशिक गड़बड़ी के कारण शारीरिक पीड़ा और सामाजिक उपेक्षा के कारण कई मानसिक पीड़ा से गुजरते हैं, परंतु इनका प्राकृतिक जन्म शोधकर्ताओं को गुप्त रहस्य के शोध में पहले से मदद करता आ रहा है। उत्पीड़न और शोषण का ये छिपा हुआ पहलू है जिसका शायद ही कोई जनसाधारण ध्यान रखता है। शरीर, दिमाग और मन के सैकड़ों विरोधाभास इन दुर्भाग्यशाली मनुष्यों को भीषण मानसिक अवरोध देते हैं, और शोधों के सार इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि समलैंगिक पुरुषों ने आनुवंशिक सूचना की ऐसी श्रृंखला को विरासत में पाया है जो किसी भी रूप में खंडित या गड़बड़ी से भरी नहीं है। ये उस प्राचीन रूपक की एक रहस्यमयी प्रतिलिपि को अपने भीतर रखते हैं जहाँ शरीर और दिमाग में कोई विरोधाभास नहीं। ये भी शोध में पाया गया है कि किसी भी अन्य मनुष्य के विपरीत समलैंगिकों के दिमाग की कार्यक्षमता का स्तर साधारण पुरुष या स्त्री या उभयलिंगी से उच्च है। यह क्षमता प्राचीन एकीकरण का संकेत देती है। ट्रांसह्यूमनिस्ट शोधकर्ता जाहिर है आनुवंशिक सूचना और बौद्धिक क्षमता के आधार को अब बेहतर समझ चुके हैं। इस आधार को नींव बनाकर बेहतर एकीकृत प्राचीन मनुष्य की ओर लौटा जा सकता है। तो यही ट्रांसह्यूमनिज्म का उद्देश्य तो है, और यह पूरे मनुष्य जाति पर लागू करने का विचार है, आपको पसंद हो या ना हो। हम इस अनुसंधान की छाया में किधर बढ़ रहे हैं, हम किधर से आ रहे हैं, स्रोत कहाँ है? इन जानकारियों के पश्चात अज्जल गगरियों को छलकने का मन तो जरूर करेगा। उनके लिए, हालांकि उनकी सुनने की क्षमता का सत्यानाश हो चुका है, कुछ व्याख्यान जरूरी है। शायद धैर्यपूर्ण इस जानकारी में बढ़ोतरी देखेंगे। गुप्त सम्भ्रांत वर्ग वर्तमान की संस्कृति, सभ्यता और तथागत स्थिति को नष्ट इसलिए नहीं कर रहे कि प्राचीन रूप का पूर्ण रूप में पालन हो। नहीं, ये विकृति सिद्धांत के अनुयायी हैं। विकृति हमारे लिए, किंतु उनके लिए स्वीकृति। ये वर्तमान की संरचना का पूर्ण नाश चाहते हैं। ये हास्यपद भी है और भयानक भी। इन्हें प्राचीन एकता के लिए वर्तमान की एकता को विभाजित करना आवश्यक है। ट्रांसह्यूमनिस्ट अनुयायियों ने इस स्तर को पार कर लिया है जहां उन्हें प्राकृतिक स्त्रियों और प्राकृतिक गर्भ की आवश्यकता नहीं। ये कृत्रिम गर्भ और यौन रहित प्रजनन के विज्ञान को पूर्ण कर चुके हैं। अल्केमी की छाया रूपी प्रजनन प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब बेबी यानी वर्तमान के भ्रूण से बहुत दूर हो चुकी है। आनुवांशिक संशोधन या मनचाहा चरित्र चुनाव हमारे शोषक शासक वर्ग यानी गुप्त सम्भ्रांत वर्ग का पसंदीदा पैमाना होगा। आपको यह ज्ञात हो कि गुप्त जानकारियों का समाज में प्रकटन हो चुका है जो सैन्य बल यानी सैनिकों को मनचाहे चरित्रों और ज़रूरतों के साथ पैदा करने की बात कर रहे हैं। मनचाहे रंग, रूप, बुद्धि, चरित्र इत्यादि के गुण के साथ कृत्रिम रूप से डिज़ाइनर बेबी या सजावट किए हुए बच्चों को कृत्रिम रूप में पैदा करने का विज्ञान अब सपना नहीं, हकीकत है। शायद एक पूर्ण और परफेक्ट गुलाम पैदा करना भी अब आसान हो गया, क्योंकि आनुवंशिक रूप में बगावत के गुणों को हटाकर बच्चे बनाए जा सकते हैं। एक साधारण, प्राकृतिक, नीरस, सीमित मनुष्य की आवश्यकता या कहें महत्व अब समाप्त हो चुका है। गुप्त सम्भ्रांत प्राचीन युग से इंसानों की बड़ी संख्या यानी जनसंख्या
को नफरत की नज़र से देखते आए हैं। यह दो राय नहीं कि ट्रांसह्यूमनिज्म के उद्देश्य के पूरा होने में दबे कुचले, शोषित, उत्पीड़ित नीचे तबके के मनुष्य का होना एक बड़ा रो रहा है, जिसे यह शासक वर्ग हटाना चाहता है। परंतु उन लोगों को सहानुभूति नहीं मिलने वाली, क्योंकि इस पहलू का एक काला भाग भी है। आज लोग बिना सोचे समझे, बिना भविष्य की दृष्टि से खरगोशों के समान बच्चे पैदा करते चले जा रहे हैं। किस लिए? केवल वर्तमान के राजनीतिक लाभ के लिए? साधारण शब्दों में भीड़ तंत्र के लिए। भले शासक वर्ग का जनसंख्या घटाना क्रूर उद्देश्य का पहलू हो, परंतु नैतिक रूप में क्षमता के बाहर शौक से या यौन के नशे में बच्चा पैदा करना भी बेवकूफ़ी का नतीजा है। पर इन सारे चिंताओं का भविष्य ऐसे भी नहीं। शासक गुप्त सम्रांत इसी फूली हुई जनसंख्या को गहरी गुप्त रीति विधि में बलि का बकरा बनाने का विचार रखती है। उस समय सभी बराबर रूप में व्यर्थ जीवन घोषित होंगे। अब यह धमकी नहीं है, यह आने वाले भविष्य की एक चेतावनी है। इन शासक वर्ग के गुप्त सम्रांतों की मनोवृत्ति को समझने के लिए हमें कुछ एक खास व्यक्तित्वों की चर्चा करनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं फ्रांसिस बेकन की। इन्होंने एक रहस्यमयी किताब या उपन्यास लिखी जिसका नाम है न्यू अटलांटिस, यानी नवीन अटलांटिस। और ये कई किताबों की एक श्रृंखला है जिसका शीर्षक है एडवांसमेंट एंड लर्निंग, यानी विकास और शिक्षण। इस किताब को बिना जानकारी या लेखक का नाम सुने बिना अगर पढ़ा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह किताब 1500 या 1600 के किसी कल्पनाकार ने लिखा होगा जो भविष्य के विज्ञान का एक अद्भुत चित्रण कर रहा हो। पर यानी कि फ्रांसिस बेकन उत्तरी अमेरिका के प्रधान राजसी चांसलर थे। इस किताब में फ्रांसिस ने एक उच्च प्राचीन सभ्यता का जिक्र किया जिसके पास पूरी पृथ्वी का भ्रमण करने की क्षमता थी। कल्पना कीजिए कि आज के सभी सुविधा, पानी और हवा जहाज, रेल, इंटरनेट इत्यादि आज से 2-3 लाख साल पहले भी होती तो क्या होता। ध्यान देने वाली बात यह है कि उपन्यास में उनकी बताई उच्च प्राचीन सभ्यता का चरम शीर्ष सभी मान्य ऐतिहासिक सभ्यताओं जैसे सुमेर, मिस्र, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से पहले हो चुका था। छद्म और रूपक की सहायता से अपने शब्दों में फ्रांसिस ने प्लेटो के अटलांटिस का जिक्र करने की कोशिश की है। कई श्रोता इस नाम अटलांटिस के बारे में नहीं जानते होंगे। उनके लिए संक्षिप्त में बता दूं कि यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अटलांटिस नामक एक सभ्यता का जिक्र अपने विचारों में किया था जिसका अस्तित्व आज से 12,500 वर्ष पहले हुआ करता था। ये सभ्यता वर्तमान आधुनिक दुनिया के बराबर थी जहाँ कंप्यूटर, हवाई जहाज जैसे आधुनिक तकनीकी का ज्ञान था। परंतु एक जलजला आया और एक ही दिन और एक ही रात में इस सभ्यता का विनाश हो गया। इस पर जल्द ही चर्चा प्रस्तुत करूंगा क्योंकि मूल गड़बड़ी का इतिहास इसी से जुड़ा हुआ है। वापस आते हैं फ्रांसिस बेकन की किताब न्यू अटलांटिस पर। इसमें फ्रांसिस बेकन ने संकेत किया कि इस उच्च सभ्यता का मार्गदर्शन करने वाली बौद्धिक मंडल के ज्ञान को समकालीन दुनिया में एक गुप्त निगमित संगठन ने विरासत में हजारों वर्षों के दौरान पाया। इस संगठन का नाम है सोलोमन्स हाउस या सुलेमान का घराना। इस संगठन के सदस्यों में आज के बौद्धिक मंडल ही की तरह वैज्ञानिक, दार्शनिक, विशेषज्ञ, बैंकर, कॉरपोरेट प्रतिनिधि, नौकरशाह इत्यादि शामिल थे जो राष्ट्रों के राजनीतिक प्रतिनिधि द्वारा संसार को प्रभावित कर रहे थे। अब इस जानकारी या इस तथ्य का भार इस परिभाषा में नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सुलेमान का घराना उत्तरी अमेरिका, जो भविष्य यानी आज संयुक्त राज्य अमेरिका बन जाएगी, उसको एक लंबा, गहरा और गुप्त प्रयोग के रूप में देखते हैं। इस प्रयोग की वैचारिक संरचना ट्रांसह्यूमनिज्म विचारधारा की हूबहू प्रतिलिपि है जो प्राचीन पतन को उलटकर अभियांत्रिकी द्वारा पलटने की तैयारी कर रही है। अब गौर करने वाली बात यह है कि ये उपन्यास उतनी महत्वपूर्ण साबित न होती अगर सभी इस तत्काल क्षण उत्तर अमेरिका महाबलशाली बैंकर घरानों और निगमित संगठनों के संभ्रांत वर्ग जैसे रॉकफेलर इत्यादि द्वारा फंडिंग या निधिकरण द्वारा नियंत्रित न हो रहा होता। ये प्रभावशाली संभ्रांत गुप्त शासक अपना वित्तीय प्रभाव यानी अपने पैसे मोनसांटो, डुपॉन्ट जैसी कृषि व्यापार संरचना या दवा उत्पादक या खुराक शोध, वैज्ञानिक शोध जैसे ईंधन, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, कॉलेज में स्कॉलरशिप और स्पॉन्सरशिप, मीडिया, संचार और विज्ञापन इत्यादि के माध्यम से ट्रांसह्यूमनिस्ट विचारधारा का प्रचार प्रसार और उसे सामाजिक रूप से मान्य और लुभावना बनाने में कर रही हैं। अभी तुरंत इस वर्ग में बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एलन मस्क जैसे उद्योगपति मीडिया के पसंदीदा चेहरे हैं जो सरेआम खुले में ट्रांसह्यूमनिस्ट विचारधारा की बिक्री का जुगाड़ लगा रहे हैं। ये इस बात की पुष्टि करता है कि फ्रांसिस बेकन, राजसी प्रधान चांसलर, इस गुप्त उद्देश्य के बारे में उत्तरी अमेरिका की आज़ादी से पूरे 1.5 शताब्दी पहले ही जाहिर करके यह बताना चाह रहे थे कि यह विचारधारा, इसका भविष्य दर्शन, इसके अनुयायी
सोची समझी ध्यानपूर्वक बनाई गई रणनीति द्वारा हजारों वर्षों से इसका पालन करते हुए इसके साकार होने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। कुछ भी संयोगवश नहीं है। संयोग, हानि रहित, अफवाह, इन शब्दों के प्रयोग से जनसाधारण को गुमराह रखने की विधि भी इन्हीं सम्भ्रांत शासकों के द्वारा ईजाद की गई। ये प्राचीन पुजारी ताकि इंसान अपने ही शिकारी, उत्पीड़क, शोषककर्ता की जय जयकार करें और अपने ऊपर अत्याचार पर ध्यान देने से दूर हटें। मैंने पहले भी कहा है, आपके नीरसता, ध्यान न देने या गहराई से न मानने से गुप्त सम्भ्रांत वर्ग के विचार नहीं मानेंगे। उनका संसार को विकृत करना बंद नहीं होगा और सबसे बड़ी बात, मूलभूत कारणों का स्रोत होना ना रुकेगा। आप विज्ञापन देखें, तड़क भड़क मसाले भरे समाचार देखें और सोशल मीडिया पर ये झगड़ा करते रहें कि किसका विचार सही है या कैसे उत्पीड़न संरचना में रहकर विकास हो जाएगा। पर अंत में आप बिना जानकारी के अनभिज्ञ जनसाधारण ही रह जाएंगे और संसार आपके चारों ओर इस रूप में बदल चुके होंगे कि आप पूछेंगे, हम कैसे यहाँ पहुँच गए। हम में से 90% इस बात से अनभिज्ञ हैं कि चमक दमक के पीछे कुछ ऐसे निर्णयों का चुनाव हो गया है जो इतना अश्लील है कि कोई भी भ्रष्ट, पक्षपाती, शोषक और दिखावट की जनता प्रतिनिधि यानी सरकार प्रजा के लिए तबाही का कारण होगी। ऐसा होगा क्योंकि इसकी मिसाल 2003 में ही रख दी गई थी। सन 2001 जब दुनिया हमेशा के लिए बदल गई, उसका कारण अमेरिका की जुड़वा मंजिली इमारतों का गिरना नहीं था। कारण उसके बाद जो भी हुआ वो है। कारण जो हमें समाचार में नहीं बताया जाता, कारण जिसके ऊपर कोई शोध कर किताब हमें पढ़ाई नहीं जाती, और कारण जिसका आधिकारिक सूचना किसी भी सरकार के कैबिनेट में नहीं रखा हुआ। 2001 के बाद 2003 में अमेरिका की सेना ने इराक पर चढ़ाई की और बहाना था सद्दाम हुसैन। उस नाटक की चर्चा मैं दूसरे सीरीज में करूंगा। अभी इस विषय से जुड़े इतिहास पर आते हैं। अमेरिकी सेना की चढ़ाई से पहले इराक में विश्व का एक ऐतिहासिक समय से चला आ रहा विशाल और विरासती बीज भंडार था। कुछ दर्ज बीजों की जाति मेसोपोटामिया की उर्वरक जमीन में पिछले 5000 सालों से खेती की जा रही थी। ये बीज किसानों द्वारा पारंपरिक कृषि विधि द्वारा बेहतर की गई थी। ये विधियाँ पराग कणों के मिश्रण, बेहतर अनाज या फसल का चुनाव और कृषि द्वारा मिला जुला रूप था। अमेरिकी सेना ने चढ़ाई करने के बाद सबसे पहले इस बार बीज भंडार को नष्ट कर दिया और जितने भी फसल इस बीज द्वारा लगाए गए थे उन्हें जला डाला। इसके साथ ऐतिहासिक प्राचीन फसलों की जातियां भी नष्ट कर दी गईं। इन सब को पूरा करने के बाद अमेरिकी सेना द्वारा इराकी प्रजा को धमकी दी गई कि वे अब उन पुराने बीजों को नहीं रोप सकते। देखिए, बात ऐसी है कि इस तरह की विरासती बीज भंडार, फसल जातियाँ सामाजिक संपत्ति और प्राकृतिक रूप से बेहतर की गई जन सामान्य अधिकार के रूप में देखी जाती हैं। इंसान इन फसलों के अधिकारी नहीं है। कहने का अर्थ है कि एक ही किस्म की जाति को कोई भी किसान रोप सकता है। ये जातियाँ पारंपरिक कृषि द्वारा बेहतर की गई हैं, इसलिए इनको पेटेंट नहीं किया जा सकता। कोई निगमित संगठन यानी कॉरपोरेट या संस्थान यानी ऑर्गेनाइजेशन इसे अपना अधिकार नहीं घोषित कर सकते। ये संगठन इन बीजों की बिक्री का एकाधिकार नहीं कर सकते और जाहिर है इन्हें लगाने पर संगठन किसानों पर केस भी नहीं कर सकते। दूसरा पहलू ये था कि कुछ फसलों की जातियाँ जैसे ज्वार, बाजरा इत्यादि की प्राचीन जातियों की उत्पत्ति इस प्राचीन मेसोपोटामिया उर्वरक क्षेत्र से हुई थी, शायद उनके द्वारा, जिनका प्राचीन अधिकार है, पर वो चर्चा बाद में। बीज भंडार को नष्ट कर और फलस्वरूप बीजों को नष्ट कर अमेरिका ने पूरे मेसोपोटामिया उर्वरक क्षेत्र पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया, शायद शोध और शोषण दोनों के लिए। मोंसांटो ड्यूपॉन्ट के आनुवंशिक संशोधित बीजों को किसानों द्वारा जोर जबरदस्ती से रोपवाया गया। ऐसे बीज जिन्हें संशोधन द्वारा बीमारी रोधक, खाद सोखने की क्षमता, उत्पादक क्षमता, स्वाद, रंग, रूप इत्यादि के लिए सूक्ष्म जीवाणु, जानवरों इत्यादि के आनुवंशिक कणों द्वारा परिवर्तित किया गया है। शोध के नाम पर शोषण करने वाली ये कंपनियां आनुवंशिक संशोधन द्वारा फसलों को बदल रही हैं। फसलों के बदलने से पर्यावरण और खाने का परिवर्तन हो रहा है। इस बदलते खाने के परिणाम स्वरूप इंसान में परिवर्तन हो रहा है। लुडविग लोरेनबार्ग ने कहा है, इंसान जो खाता है वही हो जाता है। आप विशाल निगमित संस्थाओं द्वारा उत्पादन किए हुए भोजन का सेवन कर रहे हैं जिसका स्तर कचरा है। आप अपने आप को कचरे में बदल रहे हैं। अब इस समय मुझे कुछ बातों को पहले कहना ज़रूरी है। पहला ये कि गर्व और अहंकार में धागे समान बारीक मगर आग पानी समान एक महीन पर सटीक अंतर होता है। हमारे समाज में लोगों ने इस अंतर को ही भुला दिया है। लोगों की बुद्धि के ऊपर मोटी चमड़ी आ गई है।
सटीक सोचना तो दूर की बात है, लोग अब सोचना भी नहीं चाहते। हमारा समाज अपने आप को विशेष होने का गुमान रखता है, जिसका कारण भूले बिसरे ऐतिहासिक सहनशीलता और धैर्य को माना जाता है। ठीक है, सामाजिक विशेषता का अपना स्थान है, मगर हम हाड़ मांस सांस लेने वाले मनुष्य ही हैं। हमारे ऊपर पर्यावरण का प्रभाव एक समान है, हमारे ऊपर विकास का प्रभाव एक समान है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि पिछले 20 सालों में खान पान में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। मैं अब गिनना भी छोड़ चुका हूँ कि कितने बार हमारे ही लोग कहते मिलते हैं, हाय रे उसको शुगर हो गया, पता नहीं कैसे हम लोगों को भी शुगर हो रहा है। हाय रे वो कितना मोटा हो रहा है, खेत में काम नहीं करता है ना, इसीलिए पूर्वजों के जैसे होता तो हेल्दी होता। हाय रे मोटी हो गई है, आलसी हो गई है। पहले की लड़की लोग कितना काम करती थी, कितना स्वस्थ रहती थी। हाय देखो उसका आँख कमज़ोर हो गया, चश्मा लग गया है। आजकल के बच्चे दिन भर टीवी कंप्यूटर पर चिपके रहते हैं, तो यही ना होगा। ओह रे कितना मुहासा है, ढंग से खाना नहीं खाने से, कचड़ा खाने से यही होगा। पेट साफ करो, प्राकृतिक खाना खाओ जैसे हमारे लोग खाते थे। और भी इस तरह की अफजल गगरियाँ जिन्होंने कभी कुछ सुना है और उसी चीज़ को बार बार दोहराते रहते हैं। बूढ़े जिन्हें विज्ञान का वह नहीं पता, पर घमंड में अपने से कम उम्र व्यक्ति से सही जानकारी लेने को शर्म की बात समझते हैं। और अधिकतर मुख्यधारा नकलचे जिन्हें कारण नहीं पता, पर गहराई से विशेषण देना अपना अधिकार समझते हैं। पर यह ध्यान रखें कि आज के दिन में आप आधुनिक समाज का हिस्सा हैं। किसी भी आधुनिक तकनीक से बना भोजन का सेवन करते हैं और आधुनिक सुविधा का प्रयोग करते हैं, तो यह जान लें कि कुछ भी प्राकृतिक नहीं है। सप्ताह में एक बार गांव का पुटकल और महुआ खा लेने से पूर्वजों का चमत्कार नहीं हो जाएगा। मनुष्य की पाचन और पोषण की प्रणाली वैसे काम नहीं करती। यह बात में सच्चाई है कि आनुवांशिक पूर्ववृत्ति यानी जातीय गुण होता है। इन पर बाह्य कारक आनुवांशिकी रूप में भी कार्य करती है। पर परिष्कृत खाद्य पदार्थ की आधुनिक सुविधा का दुष्प्रभाव जाने। चीनी गुड़ का परिष्कृत रूप है, जिसने दो विशाल स्वास्थ्य आपदा को बढ़ाया है, जिसका प्रभाव अब उम्र की सीमा भी तोड़ चुका है। यह है दांतों का सड़न और डायबिटीज़ यानी मधुमेह। परिष्कृत खाद्य तेलों ने मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, हृदय रोग के जल्द होने की सीमा को बढ़ाया है। अब ये बीमारियां आनुवंशिक नहीं रह गई, यानी ये बीमारियां उनको भी होंगी जिन्होंने परिष्कृत खाद्य तेलों को खाना शुरू कर दिया है। परिष्कृत अनाज पदार्थों ने अतड़ी पर्यावरण को नष्ट करने की सहायता की, जिससे पेट से जुड़ी समस्या, पैखाना से जुड़ी समस्याओं में बढ़ोतरी हुई है। परिष्कृत जानवरों के मीट को खाने के कारण माध्यमिक खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही, मक्खन, मीट, अंडे इत्यादि ऐसे जटिलताओं की उत्पत्ति कर रहे हैं, जिनका मनुष्य पर प्रभाव की पूर्ण समीक्षा करना असंभव हो रहा है। ये सारे परिवर्तन मनुष्य की जैविक रसायन का संतुलन बिगाड़ रही है। जब संतुलन बिगड़ेगा तो आपको क्या लगता है, आपके विशेष सामाजिक प्रतिष्ठा आपको बचाएगी? इतिहास को समझिए, उसमें जीने की कोशिश ना करें। पर इसका उपाय आधुनिक खाद्य पदार्थ फेंक देने और गांव भागना भी नहीं है। अचानक रातों रात खाने की आदत बदली नहीं जा सकती। आप इसे क्रमिक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। पारंपरिक मतलब पाषाण युग नहीं होता है। पारंपरिक सामग्री भी आधुनिक आदत को पूरी कर सकती है। ऐसा हमेशा से नहीं होता था कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जाने बुझे अचानक कूद पड़ते और अब हल्ला करना शुरू कर देते थे, क्योंकि शुरुआत ऐसा नहीं था। एक समय था जब जवाबदेही को नैतिक आवश्यकता के रूप में देखा जाता था। पहले लोग सरकार, कंपनियां, निगमित संस्था, शोध या चिकित्सा संस्था इत्यादि से यह सवाल उठाया करते थे कि उनके कार्य के पीछे विचारधारा कैसी है। समाज को यह अधिकार था कि वह यह जाने कि वह अपने शरीर में भोजन, दवा या खुराक के रूप में क्या डाल रहे हैं। पहले के लोग टीकाकरण यानी इनोकुलेशन, सुई द्वारा दवा यानी इंजेक्शन और वैक्सीनेशन में अंतर समझते थे, क्योंकि इनका पूरा विज्ञापन देना अनिवार्य होता था। परंतु इस पूरे संरचना का ढांचा ही उलट दिया गया है। कृत्रिम शिक्षा प्रणाली, दिन भर प्रोपेगेंडा समाचार और रंगीन विज्ञापन, जहां चाहते फिल्मकार नौटंकी आपको भरोसा दिलाते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, भरोसा करें। सरकार पर भरोसा करें, निगमित संस्थान पर भरोसा करें या निगमित चिकित्सा संरचना पर भरोसा करें, और अपना स्वार्थ बेचते हैं और आप आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। आज सरकार, निगमित संस्था, चिकित्सा संस्था, दवा उद्योग, वैक्सीन उद्योग या विज्ञापन पर सवाल उठाना ईश निंदा, विद्रोह, देशद्रोह, दंगाई इत्यादि परिभाषा द्वारा परिभाषित हो गया है। नास्तिकता के समर्थक आज विज्ञान के प्रति एक धार्मिक अंधभक्त जैसा उन्माद दिखाने लगे हैं, और उन्हें यहाँ विडंबना या व्यंग की स्थिति नहीं दिखती। जाने की वैक्सीन या खुराक में क्या है, यह खेल सालों पहले धांधली में तय हो चुका था। आप क्यों भूल जाते हैं कि इस नियंत्रित खेल का ढांचा आज से नहीं बल्कि 2001 के बाद से अपना रूप दिखाने को आतुर है। आप में से कितनों को बर्ड फ्लू, सार्स, एंथ्रैक्स, पिग या स्वाइन फ्लू इत्यादि का आतंक याद है? कैसे याद होगा? आज के सोशल मीडिया के चकाचौंध में क्षण भर के रोमांच और उन्माद का उत्साह का महत्व है।
सनसनीखेज और प्रसिद्ध दृष्टिकोण के प्रचार का महत्व है। पर इसी सोशल मीडिया का अभाव, इंटरनेट की उपलब्धता का अभाव पहले इस कृत्रिम आतंक के माहौल को बनाने में रोड़ा बना। पहले समाचार चैनल भी एक महंगी शौक हुआ करते थे, इसीलिए प्रोपेगेंडा और कृत्रिम माहौल के तुरंत प्रचार प्रसार में बड़ी कठिनाई होती थी। एक फ़ायदा यह भी था कि जानकारी से छेड़छाड़ करने की क्षमता बेवकूफ़ों और अंधभक्तों के हाथ से भी बहुत दूर थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि जनसाधारण के सोच विचार, विमर्श, चर्चा, विवेचना और एक साथ बैठकर विषय की आलोचना करना सरकार, निगमित संस्थानों या संगठनों यानी शोषक संभ्रांत वर्ग के पहुंच से बाहर थी और इस कारण समाज को उल्लू बनाना बहुत कठिन था। लोगों को स्वयं अधिकार और संप्रभुता का ज्ञान था। पर आज क्या हो रहा है? हमारे चर्चा का आंगन सोशल मीडिया है, जहां सरकार या निजी संस्थान आपको आपके अपने ही विचार प्रकट करने पर सज़ा सुना सकती है, या आपको बाधित, कैद या आपके विचारों को छानती है और आप इसके विरोध में कुछ नहीं कर सकते और ना ही करते भी हैं। कल आपको जेल हो जाए तो आप भी नहीं समझेंगे कि यह किस अपराध का नतीजा है। आप जानते हैं कि इसका उत्तर क्या है। आप ये भी जानिए कि लॉकडाउन का असल मकसद क्या था और अंत में वैक्सीन सभी मर्ज़ों की एक दवा, शायद उन मर्ज़ों की भी दवा जिनकी चिकित्सा के अभाव में हुई मृत्यु का आंकड़ा भी इस गोपनीय अनकही बीमारी के रजिस्टर में दर्ज है। शायद ये वैक्सीन आपके समस्या का उत्तर प्रतीत हो, पर निश्चय ही उस गुप्त संभ्रांत वर्ग की समस्या का साकार उत्तर है। वैक्सीन मनुष्य जाति के अल्केमिकल परावर्तन का सबसे सरल पर सटीक औजार है और ये हमें उस भविष्य में ले चल रहा है जहाँ पहुँचकर खेद करना भी अपराध घोषित है। खैर, ये तो थी मेरी व्यक्तिगत सामाजिक विषय के संबंध में सामाजिक बड़बड़ाहट, परंतु वापस आते हैं विषय पर और बात करते हैं मोंसांटो और डुपॉन्ट के कारनामों की। इन निगमित संस्थानों ने अपनी प्रयोगशाला में संशोधित आनुवंशिक परिवर्तनों को यानी भौतिक रूप में आनुवंशिक कणों या टुकड़ों पर पेटेंट अधिकार दर्ज किया हुआ है, जिसके कारण यह अधिकार उन फसलों पर भी बढ़ा माना जाता है जो इस कणों या टुकड़ों को प्रदर्शित करें। जैसा मैंने बताया था कि इन्होंने किसानों को कर्ज के, घर के बाहर होने की, संपत्ति लूट जाने की कगार तक पहुंचाया और कारण था कि प्राकृतिक माध्यम जैसे हवा में परागकण, चिड़ियों की बीट में बीज, मधुमक्खी द्वारा परागकण के कारण पेटेंट अधिकार के चरित्र वाले बीज इन दुर्भाग्यशाली किसानों के खेतों में पाए गए। यह दुर्घटना इस असमंजस पर हमें गौर करने को बाध्य करते हैं कि कानूनन अधिकार की सीमा क्या है, कौन कितना और क्या क्या संपत्ति घोषित कर सकता है और इसकी सीमा कहाँ है कि संपत्ति अधिकार प्राकृतिक संसाधन में अंतर पता चल सके। प्रकृति का कौन सा भाग्य सार्वजनिक और कितना निजी माना जा सकता है, और अगर सार्वजनिक भी निजी हो सकता है तब ये भविष्य के लिए क्या चित्र बनाता है। मैं मानता हूँ जो भी बनाता है उसका रूप भयानक है, क्योंकि ऐसे निर्णयों का दुष्प्रभाव नेस्ले जैसी कंपनी के दावा द्वारा दिख ही जाता है, जिसने पानी के स्रोत और पानी पर ही दावा ठोक दिया था। इसका और अंधेरा पहलू है कि ऐसे परावर्तित भोजन सामग्री का सेवन कर अगर मनुष्य के भीतर भी आनुवंशिक संशोधन कण या टुकड़े की पुष्टि हो जाए या उनके प्रभाव और दुष्प्रभावों का प्रदर्शन हो, तब क्या किसानों के खेतों के समान आप पर भी अधिकार किया जा सकता है? क्या आप अपने आप का जो स्वयं का संप्रभुता है वो रखते हैं? आप उसे कैसे साबित करेंगे? आप कैसे इस दुविधा को कानून रूप में साबित कर सकते हैं? अगर कर सके तो किस सबूतों के आधार पर करेंगे? हम आज आवाज़ ना उठाए तो ये नियत भविष्य है जो आ चुका है। ठीक है, मत उठाइए आवाज़, पर कम से कम इस विषय का ज्ञान तो रखिए, क्योंकि हम ऐसे परिवर्तित बदले हुए इंसान के भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ परिवर्तन निजी रूप में किसी संस्थान द्वारा शरीर के बाहर होने पर भी अगर उसे व्यक्ति के भीतर डाला जाए तो निजी अधिकार का जो क्षेत्र है उसकी सीमा धूमिल साबित हो सकती है। क्या वो इंसान अपने अधिकार का 100% या 100% संप्रभु है, या बाद में किसी निजी संस्थान या निगम द्वारा उस पर भी दावा किया जा सकता है? आपको लगता है कि ये केवल खाने तक सीमित है? इस खाद्य पदार्थ संशोधन युद्ध की प्रतिध्वनि 80 से 2000 तक 1980 यानी कि से 2000 तक ऐसी गूंजी है कि संभ्रांत वर्ग और भी क्रूर, तानाशाही और कठोर हो गए हैं। इन्होंने शिक्षण, मीडिया और विज्ञापन पर खरबों डॉलर खर्च कर ऐसा समाज विकसित कर लिया है जो अधिक आसानी से झांसे में आते हैं। ये ट्रांसह्यूमनिज्म के गुप्त उद्देश्य और मानव जाति के परिवर्तन की विचारधारा वैक्सीन कार्यक्रम के केंद्र में है। एक ड्रग बेचने वाले बिचौलिए की तरह इन संस्थानों ने पहले दुनिया बदल देने वाला, जीवन बचाने वाला, जीवन बेहतर बनाने वाला खुराक का मुफ्त प्रचार किया, समाज को इस नए रूप के नशे का आदी बनाया। अब लोग किसी भी वैक्सीन को उसके स्रोत की कंपनी, शोध संस्था के काले इतिहास को जाने बिना लगा लेने पे सही मानती है, भले उसका दुष्प्रभाव और उसका जो दाम है आपको जीवन में क्यों ना हो।
या आज जनसाधारण विश्वास है कि ऐसी धांधलीपूर्ण संस्थाएं सही में हमारा भला सोचती हैं और के भलाई के पीछे कोई काला गुप्त उद्देश्य नहीं। मगर ऐसा फालतू का विचार करने वाले लोग ही मुसीबत की जड़ हैं, जिन्होंने संतुष्टि पाली है कि घर बैठे उन्हें सभी ज्ञान प्राप्त है और बाकी सब व्यर्थी खोजबीन कर सच्चाई की जड़ में जाने में लगे हैं। इंसान चाहे या ना चाहे, जाने में या अनजाने में, चाहे उसकी इच्छा हो या ज़बरदस्ती परिवर्तित हो रहा है, वो खाने के माध्यम से, गुप्त वैक्सीन के कारण से, जो आनुवांशिक और मूल कोशिका इंजीनियरिंग संशोधन से तैयार की जा रही है, या फिर खनिज के परिष्कृत रूप यानी धातुओं के प्रत्यारोपण जैसे चिप प्रत्यारोपण इत्यादि द्वारा दिमाग और शरीर के स्तर पर बदला जा रहा है। इसे आप सही गलत माने, यह सत्य उन निर्णयों के परे का जो ध्येय है, जो गोल है, उसको रखता है। जिन गुप्त निगमित संस्थानों और संगठनों ने इस तकनीकी का इजाद किया है, उन्होंने अब इसे जनसाधारण में जल्द ही फैलाने का निर्णय ले चुका है, क्योंकि अब आनुवांशिक संशोधन के प्रभाव या सीधे सीधे कणों या टुकड़ों का पता लगाने की तकनीक भी बड़े प्रयोगशालाओं से बाहर निकलकर सूक्ष्म कीट द्वारा संभव हो गई है। यानी कि आज ये प्रयोग करने के लिए कि किसके भीतर किस किस्म का आनुवांशिक जानकारी है, आपको 1 घंटे लैब में नहीं बैठना होगा। आज शोधकर्ता सीधे आपके घर आंगन में पहुंचकर एक छोटी सी सुई द्वारा एक बूंद खून का प्रयोग कर उसके शोध को आपके सामने प्रकट कर सकता है। लोगों को नहीं पता हो पर गैर हानिकारक दिखने वाली संस्थाएं जो अब आम इंसान को उसकी आनुवांशिक वंशावली बताती हैं, अपने पास सूचना का एक बड़ा भंडार रखती है जो निजी और उसका प्रयोग सामाजिक जांच पड़ताल की सीमा से बाहर है, अर्थात कि कोई भी सामाजिक संस्था उसे सवाल नहीं कर सकती। इस भंडार का प्रयोग गुप्त संस्थाएं कर रही है क्योंकि इन्हें पता है कि उनके द्वारा पेटेंट वाले अधिकार कण टुकड़े या जेनेटिक्स के विषय में जो जीन्स हैं, मैंने आपका मॉडिफाइड जीन्स जिसको कहा जाएगा, वह उनको पता लगाने में जुट चुकी है कि समाज के इंसानों में किस रूप में ये प्रकट हो रहा है। इनके पास बस बिजली बिल चुकाने वाला सिस्टम तैयार नहीं है। कहने का मतलब है कि ऐसे संशोधित चरित्रों का आपके भीतर होने के कारण आपसे आपके अस्तित्व का ही दाम चुकाने का मॉडल सिस्टम अभी नहीं है। शायद ये भी हो सकता है कि शोध में जनसंख्या के तय पैमाने की सीमा अभी पूरी नहीं हुई है। ये जब हो जाएगा तो ये जान लीजिए कि ये दिन भी आने वाला है कि आपको आपके ही सांस लेने के लिए पैसे चुकाने पड़े। इस पैंडेमिक का बहाना, जिसे सही मायने में प्लैंडेमिक कहा जाए, यानी कि सोची समझी महामारी का हल्ला, इसी उद्देश्य की एक कड़ी है। इसका दूसरा पहलू व्यापार और वाणिज्य या कहें पैसे कौड़ी से जुड़ा है, जिसे कोड नेम द ग्रेट रीसेट या अंतिम पुनर्व्यवस्था कहा जाता है। इस पर चर्चा पैसे की उत्पत्ति की चर्चा में बताऊंगा। इस गुप्त संभ्रांत वर्ग के उद्देश्यों में तकनीकी तंत्र, जो आधुनिक विज्ञान के दम पर शासन व्यवस्था है, ये भी शामिल है। तकनीकी तंत्र यानी टेक्नोक्रेसी। ये कहिए कि प्राचीन अल्केमी तंत्र मंत्र यंत्र सिद्धांत का उद्देश्य तकनीकी, वाणिज्य और जाति की श्रेष्ठता के विचार द्वारा नियंत्रित होती है। जाति श्रेष्ठता यानी कि यूजेनिक्स को लोग नाजी विचारधारा से जोड़कर देखते हैं और विश्वास करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध पूर्व जर्मन लोगों ने इसकी कल्पना की थी। मगर जाति श्रेष्ठता यानी यूजेनिक्स का सिद्धांत बहुत ही प्राचीन है, उद्देश्य और भी प्राचीनतर और कारण और भी प्राचीनतम। आखिर बाइबिल भी इसी विचारधारा का एक ग्रंथ है, जहाँ एक खास पंथ के लोग अपने आप को चुना हुआ घोषित करते हैं। जाति श्रेष्ठता के उद्देश्यों में जनसंख्या विस्फोट को एक आपदा के रूप में देखा जाता है। प्राचीन समय से संभ्रांत वर्ग उस विचार को तोते की तरह रटते आ रहे हैं, जो पृथ्वी पर जरूरत से ज़्यादा लोग हैं, पंक्ति से संक्षिप्त किया जा सकता है। यह विचार गुप्त ज्ञान के केंद्र में सुमेर के देवताओं से विरासत में प्राचीन पुजारियों द्वारा जारी रखी गई। यह कोई व्यंग या कल्पना का तथ्य नहीं है। इसका भार है मनुष्य जाति के भविष्य, हमारे भविष्य को झुकाने का दम्भ रखता है। इसे जानना आवश्यक ही नहीं, जीवन के लिए एकमात्र सहारा है। यह प्राचीन अधिकार है। आधुनिक धार्मिक तर्क, आधुनिक वैज्ञानिक तर्कवाद मात्र औजार हैं जनसंख्या और जनचेतना नियंत्रण का, जिसका आविष्कार एक प्राचीन राजनीतिक या शायद नैतिक युद्ध के लिए हुआ था, क्योंकि इस जानकारी के सही प्रचार प्रसार में ऐसे समाज की नींव है जिसकी उत्पादकता, नवीनता और स्वच्छंदता इस शासक वर्ग को, इस गुप्त वर्ग को अमान्य है। प्राचीन रूपक ऐसे प्राचीन संसार का दर्शन और आध्यात्मिक विचार था जो अपने आप को सृष्टि सिद्धांत का वंशज मानती है। इस उत्पत्ति का सिद्धांत प्राचीन प्राकृतिक संरचना जो विभेदन से अवतरित होती है उस पर आधारित है।
इस संरचना का परिपालन प्राचीन विश्व से सभी वंशज दर्शन और आध्यात्म जो कई समाजों, कई जातियों और कई स्थानों में बढ़ गई, निष्ठा से करते रहे थे। परंतु फिर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। समाज में याहवेवाद और याहवे आधारित धर्मों का प्रचार हुआ और इस विचारधारा ने न सिर्फ दुनिया बल्कि सृष्टि के अवतरण के सिद्धांतों को भी तोड़ मरोड़ कर रख दिया। प्राचीन अध्यात्म में एक ईश्वरवाद का दर्शन पदार्थ माध्यम का सांस्कृतिक रूपक से निकल कर आता है, जहाँ विभेदन या तुलनात्मक अंतर उस परम एक की ओर अग्रसर और एकीकृत होने की आशा रखता है, जहाँ भौतिक विभेजन को जोड़ने की बात होती है। याहवेवाद के एक ईश्वरवाद के दर्शन का अध्ययन करें तो यह बात तुरंत साफ हो जाती है कि यह एकीकरण के स्थान पर विभाजन का दर्शन है। याहवेवाद के धर्म उस प्राचीन रूपक में हुए भौतिक विभाजन पर न सिर्फ आधारित है बल्कि उसे सही ठहराता है, मान्य ठहराता है। ईश्वर और मनुष्य का विभाजन, चुनी हुई जाति और त्यागी हुई जाति, पुजारी और जनसाधारण, पवित्र और पापी, बचाए हुए और नर्क के भागी, शुरुआत से अंत तक विभाजन और अलग थलग होने की विचारधारा ही केंद्र में है। इस विभाजित नैतिकता को समझने और समझाने, तर्क देने, क्षमा मांगने इत्यादि में प्रथम ईसाइयों और चर्च पिताओं ने इतनी मेहनत की कि एक पूरा पंथ इस शोध में डूबा हुआ था। इस शोध का भविष्य त्रिएक ईश्वरवाद विश्वास में परिवर्तित हुआ, क्योंकि केवल यही प्राचीन विचारधारा इस विभाजन को नैतिक ठहरा सकती थी। पर संभ्रांत वर्ग तेजी से अपना दांव बदलते हैं। इस पंथ का नाश करवाया गया और अब चर्चों में प्राचीन प्रथम ईसाइयों द्वारा दर्ज त्रिएक विश्वास के स्थान पर याहवे के अधिकारवाद का सिद्धांत है। और आपको पता भी नहीं, आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आधे लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या पढ़ रहे हैं और बाकी आधे ये नहीं जानते कि जो वो पढ़ रहे हैं उसका इतिहास क्या है। याहवेवाद की संरचना और परिष्कृत रूप का प्रभाव अब पूरे पृथ्वी पर व्याप्त है और अब धर्म बाधा नहीं रही, क्योंकि विभाजन की विचारधारा किसी भी एक धर्म के अनुयायी सीने से लगाकर रखते हैं और ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जो कृत्रिम भविष्यवाणी के पूरा होने की ओर बढ़ रहा है, जहां अंतिम न्याय हम बनाम वे लोग के खूनी जलजलाहट में ख़त्म होगी और सभी याहवेवादी धर्म, यहूदी, ईसाई और इस्लाम इसका कोई ना कोई रूप मानते हैं। आपके पास बुद्धि और अधिकार है इस निर्णय के लिए कि आप ऐसा नाश चाहते हैं या फिर यह समझ कि याहवे के इस किरदार का धार्मिक विश्वास मनुष्य इतिहास में उपस्थिति ऐसे विभाजन के लिए कृत्रिम रूप से किया गया है जो हमेशा खूनी, अलगाव, बिखरना या न्याय में ख़त्म होती है और जो एकमात्र उद्देश्य को पूरा करने की लालसा रखती है, यानी अल्केमी के चूर्ण रूप में मनुष्य जाति का पीसा जाना, जिसके राख से नई सभ्यता का विकास होगा। आपके ना विश्वास करने पर भी ये भविष्य निकट है, क्योंकि ये एक भट्टी है जिसके बीच में संभ्रांत वर्ग समाज को जलाकर बदलना चाहता है। ये वर्ग आप और मेरे या नास्तिक या वैज्ञानिक इत्यादि आध्यात्म से बाहर के धार्मिक विश्वास का पालन करते हैं और मशहूर धारणा के विपरीत ये शैतान की पूजा नहीं करते। अभी भी यकीन नहीं तो दुनिया की असलियत को ध्यान से देख लें। आज सभी इस याहवेवाद से निकले 3 प्रमुख धर्मों के अनुयायी याहवे के किरदार का किसी न किसी रूप में अनुसरण करते हैं। पर इन 3 भागों के बीच दुश्मनी और अलगाव और नफरत की सीमा इस हद तक पहुंच चुकी है कि सब एक दूसरे के नाश के न्याय के धधकते भविष्य को देखना चाहते हैं, जहां दूसरा आग में पिसकर नया जीवन प्रकट करेगा और नए मनुष्य की सृष्टि को जन्म देगा। पर यह क्या है? ये अल्केमी का ही तो सिद्धांत है। आखिर इतिहास में क्या हुआ जिससे ऐसे विचारधारा की उत्पत्ति हुई? इसका स्रोत कहाँ है? क्यों इस खास विचारधारा ने अपने आप को प्राचीन व्यवस्था से इतना दूर कर लिया कि सही मायने में याहवेवाद मात्र विरोध की विचारधारा रह गई, जो प्राचीन सिद्धांत के विरोध में खड़ी है। अगर विरोध का कोई कारण ना हो तो इन धार्मिक संरचनाओं का तुरंत विनाश हो जाएगा। हम जनसाधारण इस हद तक पालतू बना दिए गए हैं कि हमें अपने ही ईसाइयत के इतिहास का पता नहीं। पुराने ईसाई विचारकों ने इस प्राचीन रूपक के सिद्धांत पर बहुत गहराई से चर्चाएं और दार्शनिक विवेचना की थी। इस रूपक की नींव पर इन्होंने इस बात की कई सांकेतिक तर्क दिए हैं कि प्राचीन रूपक अंतर परिभाषा में एकता का प्रतीक है, न कि विभाजन परिभाषा में। आधुनिक शोध और इस्सीन और मृतसागर हस्तलेख के ऐतिहासिक खोज अब इस बात की पुष्टि करते हैं कि त्रिएक ईश्वर का ईसाई सिद्धांत पुराने नियम के याहवा विचारधारा का विस्तार नहीं है। यह वास्तव में याहवे और यहूदी धर्म की उत्पत्ति से भी प्राचीन सिद्धांत का दर्शन है और इसीलिए एक तरह से यह देखा जा सकता है कि ईसाई सिद्धांत जो त्रिएक ईश्वर का सिद्धांत है वह याहवे विचारधारा के विरोध में बनाया गया था, क्योंकि वो उस प्राचीन व्यवस्था को बाहर निकालकर इस कृत्रिम व्यवस्था के आगे यह पुष्ट करना चाह रहे थे कि यह याहवे व्यवस्था कृत्रिम है।
प्राचीन ईसाई इतिहास का अध्ययन कीजिए, क्योंकि वो स्वयं ये बताते मिलेंगे कि हमारी आधुनिक याहवे अंधभक्ति और पुराने नियम के समर्थन में कट्टरवाद अमेरिका में शुरू हुए नए प्रचारवाद का नतीजा है, इवेंजलिज्म। क्योंकि सैद्धांतिक ईसाई मत का निर्माण ऐसे पारंपरिक समझ और लेखों द्वारा तय हुआ था जिसका अनुसरण रूढ़िवादी कैथोलिक, लुथेरन और एंग्लिकन मत ऐतिहासिक समय से करते आ रहे हैं, जो प्राचीन परिभाषा के दर्शन का अनुसरण करती हैं। और ये एक महीन पर आवश्यक अंतर है जिसका समझ होना आवश्यक है। इस विषय पर एक पूरी चर्चा आवश्यक है। हमारे इतिहास का धूमिल चित्रण, धर्म की परिभाषा का रहस्यमय उजागरण और मनुष्य की सृष्टि का स्रोत गहरे कोहरे में रखा हुआ प्रतीत होता है। पर यह बात तो साफ है कि यह असमंजस कृत्रिम है और जानबूझकर छिपाया गया है। मनुष्य का निर्माण या मनुष्य की सृष्टि, ये एक ऐसा सवाल है जिसका प्राचीन समय से सवाल प्राचीन करते आ रहे हैं। और हमारे ही ऐतिहासिक प्राचीन समय में कुछ ऐसे दस्तावेज, कुछ ऐसे संकेत और कुछ ऐसे लेख या ग्रंथ या विचारधाराएं मौजूद हैं जिन्हें अगर ध्यान से देखा जाए तो हम ये सवाल पूछने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारी सृष्टि आखिर क्यों हुई, कैसे हुई। इस संबंध में सुमेर सभ्यता के किलाकार लेखों का एक समूह, जिसे खरसाग चित्रपट के रूप में जाना जाता है, इस लेख में प्राचीन संशोधन का एक अजीब सा विवरण हमें ऐसे धूमिल इतिहास का संकेत देता है जहां प्राचीन मगर आज के आधुनिक समय जैसी आनुवंशिक तकनीकी का जिक्र है और इंसान के आनुवंशिक सूचना से छेड़छाड़ का जिक्र है। पुराने प्राचीन सभ्यताओं और धार्मिक विश्वासों में आनुवंशिक अस्तित्व का एक भूला बिसरा विरासत मौजूद है। अगर हम एक क्षण इस अविश्वास मान भी लें तो भी तथ्यों का सटीक संकेत काफ़ी कुछ कहता है। ये कोई संयोग नहीं कि आनुवंशिक श्रृंखला का मशहूर जनसामान्य नाम जीवन का किताब और जीवन का पेड़ भी है। एक धुरी के दोनों ओर लहराते लिपटे हुए दो धड़ों का पेड़। और ये सांकेतिक चित्रण सदियों से हजारों सालों से मानव इतिहास में दर्ज है। पर आश्चर्य की बात यह है कि प्राचीन विश्वासों में जीवन का पेड़, सृष्टि का पेड़ या तो मनुष्य के भाग्य से दूर है या किसी विपदा ने उखाड़कर उलट दिया है। बाइबल में जीवन का पेड़ अमरता का संकेत देता है, जिसे आदम और हवा के हाथों से दूर करने के लिए उन्हें उस बगीचे से निष्कासित किया गया था। अगर मनुष्य का आनुवंशिक कण जीवन का पेड़ है तो किस विपदा ने उसे उलट दिया? आज आधुनिक विज्ञान इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि मनुष्य के आनुवंशिक जानकारी में एक ऐसा बटन है जो एक सीमित समय के बाद बंद हो जाता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। आनुवंशिक समूह टेलोमियर ऐसे सूक्ष्म अंतिम श्रृंखलाएं हैं जिसका जीवन भर विघटन होता है, और जब ये विघटन के लिए असक्षम हो जाएं, यानी ये जब अपने आप को तोड़ना बंद कर दें, तब कोशिकाएं बूढ़े होने लगती हैं और सीधे शब्दों में पूरा का पूरा इंसान बूढ़ा होने लगता है। अगर देखा जाए तो मनुष्य के आनुवंशिक सूचनाओं में ही अमरता का रहस्य स्वतः छुपा है। कुछ शोध ये भी संकेत देते हैं कि ये सूचना का भौतिक आधार मनुष्य चेतना का लंगर, यानी कि इस आनुवंशिकी के आधार पर चेतना, आत्मा जो भी कहा जाए, भौतिक लोक में अपने आप को स्थिर रखती है। शायद इस आनुवंशिक कणों में सृष्टि और प्राचीन उद्भव की आनुवंशिक स्मृति निहित है। कैसे शोध हो चुके हैं, कैसे चल रहे हैं और कितनों की परिकल्पना है, इसका ब्यौरा देते रहूं तो 24 घंटों की चर्चा भी कम पड़ेगी। और यही गर्म लोहा है। हम में से कई ध्यान नहीं देते या जानते नहीं। अकस्मात ध्यान दे भी दें तो उसके प्रभाव पर विचार नहीं करते, परंतु इसका भविष्य की नींव में एक ऐसा स्थान है कि ये सब पर दुष्प्रभाव डालेगा। अब तक हम उस सवाल के आगे पीछे मात्र नृत्य कर रहे थे कि हम कौन हैं, हमारा आधार क्या है। पर निगमित संस्थाएं किस भौतिक आधार पर दवा ठोकने की तैयारी कर रहे हैं, ये भी सुने। हमारा अपना स्वयं या संप्रभुता का दावा इस आधार पर है कि हम मात्र आनुवंशिक कणों की सजावट नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि सिर्फ भौतिक शरीर हमारा होने का दावा नहीं करती। हमारा चरित्र, चेतना, व्यक्तित्व ये कोई श्रृंखला नहीं है जो कि आनुवंशिक कणों में पड़ी हुई है। अगर होती तो हम सब एक समान, एक बराबर चरित्रहीन होते। पर हम सभी, या कहिए प्रत्येक अलग अलग एक एक इंसान की चेतना भौतिक शरीर के पार भी अस्तित्व में है। इसे कुछ आत्मा कहते हैं, कुछ चेतना, कुछ बुद्धि, कुछ मन। पर ये ऐसी स्थितियां हैं जो हमारे भौतिक शरीर में, भौतिक दिमाग में हमारे आनुवंशिक सूचना द्वारा अपरिवर्तित की जाती है। अपरिवर्तित कहने का अर्थ, इसे समझने के लिए रेडियो का उदाहरण लीजिए। रेडियो में सुनाई देने वाली स्थिति यानी रेडियो स्टेशन एक ही स्थान यानी जहाँ से तरंग उठ रही है वहाँ होती है।
पर हम अपने अपने व्यक्तिगत रेडियो मशीन में उस तरंग को पकड़कर सुनते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि स्टेशन ही रेडियो के भीतर आ गया हो। एक वैज्ञानिक रूपर्ट शेल्ड्रक इस प्रक्रिया को मॉर्फोजेनेटिक फील्ड या आनुवंशिक आकृति विस्तार की परिभाषा द्वारा होना बताते हैं। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य की चेतना अस्थानीय या गतिशील है, जो रेडियो की तरह हमारे भौतिक शरीर में अपरावर्तित होती है। कुछ शोध इस पर भी हुए हैं कि हमारी स्मृति, हमारी यादें भी अस्थानीय हैं। एक समय था जब कंप्यूटर हार्ड डिस्क में सूचना के स्थानांतरण यानी मेमोरी में आपका सॉफ्टवेयर, गेम, डॉक्यूमेंट सेव होने की प्रक्रिया को हमारे दिमाग में हमारी यादों के जमा होने का मॉडल समझा जाता था। पर ध्यान दीजिए कि कंप्यूटर की तुलना में हमारी यादें गतिशील हैं। जाने अनजाने आपकी यादें बदल जाती हैं, भुला दी जाती हैं और दोबारा याद करने पे नया नया लगती हैं और आप यादों को तोड़ मरोड़ सकते हैं। कंप्यूटर में सेव सूचना शिथिल है। खींचा हुआ चित्र जिस समय में कैद किया गया, आप उसका रंग, साइज बदल सकते हैं, पर फोटो के अंदर की सूचना नहीं। आपका खींचा फूल का फोटो अचानक पहाड़ नहीं बन जाता। पर हमारी यादें इस तरह की नहीं हैं। हमारी यादें हमारी भावनाओं से जुड़े हुए हैं। खुशी, दुख, क्रोध, नफरत, जलन, चिढ़, ऐसी सारी भावनाओं के समय हमारे शरीर की स्थिति अलग अलग रहती है। ये भी पाया गया है कि हमारे भावनाओं के अलग अलग रूप अलग अलग तरंगों से परिभाषित है। इन बदलते तरंगों के प्रभाव में हमारी यादें भी बदल जाती है। कोई अच्छी याद गुस्से के समय खराब भी लग सकती है, यानी बदलते रेडियो स्टेशन की तरह हमारी यादें भी अपरिवर्तित होती हैं। अल्केमी के सिद्धांत अनुसार तब हमारी चेतना का प्रभाव भौतिक माध्यम पर भी हो सकता है। ये तब समय और स्थान के पार भी जा सकता है और यह एक घातक और भयानक वैज्ञानिक सिद्धांत है। भारत के प्राचीन दर्शनों में इसे आकाश विस्तार के रूप में जाना जाता है, जिसका प्रचार पश्चिम में आकाशिक लेखाग्रह के रूप में हुआ था। इस विचारधारा में मनुष्य का भूत, वर्तमान और भविष्य, उसकी स्मृति और चेतना अस्थानीय और मूल धातु में विराजमान रहती है। जब इंसान जन्म लेता है तब वह इस स्थिति के अंश मात्र ज्ञान से जुड़ा रहता है, इसलिए उसे पूर्व जन्म या ईश्वर की अनुभूति नहीं रहती। पर तब यह सवाल उत्पन्न होता है कि हम मनुष्य प्राकृतिक हैं या कृत्रिम, जैसा एक रेडियो। अगर हम प्राकृतिक हैं तो सृष्टि के संरचना में कैसे छेड़छाड़ हुआ जिसके कारण मनुष्य का पतन हुआ है, और अगर हम कृत्रिम हैं तो हमें किसने बनाया। जैसा मैंने पहले कहा था, मनुष्य एक सूक्ष्म सृष्टि है। वह दो लोकों का समान सतह है, ठीक वैसे ही जैसे मूल धातु पदार्थ में वह अंतराल का समान सतह या झिल्ली। इसका धार्मिक रूप ईसाई धर्म में क्या है? इकलौता मनुष्य एक ही समय दो अंतराल पर दो पूर्ण चरित्र में यानी दैवीय और मनुष्य रूप में अस्तित्व में हुआ। ख्रिस्त खुद दैवीय और मनुष्य दो अंतराल का समान सतह है, यानी समान सीमा। वह एक ही क्षण में शारीरिक रूप में एक मनुष्य भी है, यानी मनुष्य का चरित्र भी रखता है, और उसी क्षण वह दैवीय भी है, क्योंकि वह दैवीय चरित्र रखता है। ख्रिस्त ने क्या कहा है? पिता के पास जाने का मार्ग मैं हूँ। एक इंसान को शाब्दिक रूप में ख्रिस्त सीमा को, समान सतह को पार करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कि मनुष्य स्वयं में पूर्ण है, ख्रिस्त सीमा के पार जाकर ही वह ईश्वर से मिल सकता है। और यही ख्रिस्त विचारधारा की समझ है, जिससे होकर एक ईसाई को गुजरना आवश्यक है। अब कितने ईसाई इस विश्वास दर्शन का अर्थ समझते हैं? आज रीति विधि, कर्मकांड का पालन करने वाले ईसाई बाकियों की तरह बस झुकना जानते हैं। ईसाई धर्म संरचना अपने इतिहास में कुछ नया नवेला विश्वास नहीं है। यह उस प्राचीन रूपक सिद्धांत का एकीकृत दर्शन है, और इसी कारण याहवे धर्म का वंशज नहीं। असल में ईसाई धर्म की परिकल्पना याहवे किरदार से भी प्राचीन और उससे भी पहले की है। चूँकि याहवे सिद्धांत उस प्राचीन सिद्धांत का सीधा साधा विरोध है और उसको विरोध करते हुए उत्पन्न हुआ, उसका खूनी इतिहास और हिंसा शुरुआत से है। सही मायने में ख्रिस्त पर विश्वास याहवे विश्वास से छुटकारा है। ईसा ने खुद यहूदियों से कहा था, तुम अपने पिता समान उसकी बीज हो, और वह पहले से ही झूठा और खूनी था। हाँ, मगर धर्म का जाप करने वाले कैसे इसे तोड़ मरोड़ के समझने की कोशिश आज तक करते रहते हैं। चूँकि मतभ्रष्ट और अंधभक्ति की पाठशाला इतनी प्रबल है, हमें सोचने का वक्त नहीं मिलता। मिल जाए तो सजा का डर रहता है। डर समाप्त हो जाए तो सामाजिक बहिष्कार की धमकी मिलती है। पर इन सब के पार ही शांति है। लोग नहीं जानते, पर याहवेवाद इतना उलट और व्यर्थ है कि इस विचारधारा के होने के लिए इसके विरोध में कुछ होना आवश्यक है, ताकि उन दूसरों के आधार पर यह अपने सही होने का दावा कर सके। हमेशा एक संरचना का होना आवश्यक है, ताकि याहवेवाद उस संरचना के खिलाफ युद्ध छेड़ सके। सभी विरोध, अवरोध या दूसरे लोगों जो इस किरदार पर विश्वास नहीं करते, उनको हटा दिया जाए, और ये विश्वास यानी याहवेवाद काम नहीं करेगा। और जब ऐसा होगा, तब सिद्धांत की विकृति अनुसार ये खुद में विश्वासियों
में टुकड़े करना शुरू कर दिए। यकीन नहीं तो देख लीजिए, मात्र 3 टुकड़े होना काफ़ी नहीं था। कहने का अर्थ ये कि केवल यहूदी, ईसाई और इस्लाम में टुकड़े नहीं हैं। यहूदी धर्म में भी रूढ़िवादी, आधुनिक पालक और ये देखने वाले यहूदी, उसके बाद इस्लाम में सुन्नी, शिया, वहाबी, और ईसाई में रूढ़ी, कैथलिक, लूथरन, एंगलिक, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, इवेंजलिकल, सेवेंथ डे और पता नहीं क्या क्या। इतने टुकड़े हैं जितना विश्वासी एक होने के स्थान पर निरंतर विभाजन, और ये निरंतर विभाजन ही यहोवावाद का मूल है।